आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों को सरकार का बड़ा तोहफा, अब मार्च 2022 तक सरकार भरेगी आपके पीएफ का पैसा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में, साथ ही अब आसानी से पहचान सकेंगे असली और नकली गहनों का अंतर। 1 जुलाई से ज्वेलरी बेचने के लिए यूडीआई होगा अनिवार्य। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही व्हाट्सएप चैनल वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब घर बैठे होगा बाइक और कार का इंश्योरेंस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही दलित और गरीब परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी ये राज्य सरकार। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर जुलाई महीने में स्कूलों को खोलने को लेकर कुछ राज्यों ने यहाँ पर बड़ा ऐलान किया है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो नौकरी पेशा लोगों को सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा, मार्च 2022 तक सरकार भरेगी पीएफ का पैसा। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मौजूदा समय सीमा को 30 जून से बढ़ाकर अगले साल मार्च 2022 तक कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ABRY स्कीम को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी दी थी। इस योजना के तहत सरकार कर्मचारियों को अनिवार्य भविष्य निधि अनुदान का भुगतान करने के अलावा 2 साल तक के लिए नई नियोक्ताओं के योगदान का भी भुगतान यहाँ पर करती है। केंद्रीय मंत्रालय कोरोना महामारी के बीच देश में नए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी में था। वही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत उन लोगों को भविष्य निधि यानी EPFO में जोड़ा गया है और आगे भी जोड़ा जाएगा जो अब तक रजिस्टर नहीं थे। इस योजना के तहत EPFO से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य निधि यानी PF फंड में 2 साल तक का पूरा 24% हिस्सा सरकार की ओर से दिया जाएगा और आगे भी यहाँ पर सरकार देगी। वही सामान्य नौकरी पेशा लोगों को PF फंड में 12% कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वह खुद करना होगा, जबकि 12% सहयोग नियोक्ता कंपनी देती है। लेकिन प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत EPFO से जुड़ेंगे तो उन्हें 2 साल तक PF को लेकर कोई चिंता नहीं करनी होगी। नौकरी करने वाले व्यक्ति और नौकरी देने वाली कंपनी दोनों के बदले सरकार खुद ही PF अकाउंट में पैसा डाल देगी। ये बात यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो 1 जुलाई से शुरू नहीं होगी 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक लगाई है रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक यात्रा पर रोक लगाई है। साथ ही हाईकोर्ट ने 4 धाम की लाइव स्ट्रीमिंग कराने का यहाँ पर आदेश दिया है। आपको बता दें कि तीर्थ सरकार की ओर से 1 जुलाई को 4 धाम यात्रा शुरू करने का आदेश दिया था। इसके लिए कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक की गई थी। वही याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को दोबारा से शपथ पत्र 7 जुलाई तक दाखिल करने को कहा है। वही पूर्व में सरकार की तरफ से 700 पेज का शपथ पत्र पेश किया गया था, तब अदालत ने शपथ पत्र को भ्रमिक और न्यायालय को गुमराह करने वाला बताया। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की बनी सरकार तो सरकार देगी मुफ्त बिजली। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वादा किया है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो वहां मुफ्त में बिजली दी जाएगी। अपने चंडीगढ़ दौरे के एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता ने ये दावा यहाँ पर किया है कि पंजाब में महिलाएं महंगाई से बहुत ज़्यादा नाराज है। वहीं केजरीवाल ने पंजाबी भाषा में किए गए एक ट्वीट में कहा है कि दिल्ली में हम हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराते हैं। महिलाएं बहुत खुश है। पंजाब की महिलाएं भी महंगाई से काफ़ी नाराज है। आपके अगर दिल्ली में यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार पंजाब में बनती है तो सरकार मुफ्त यहाँ पर बिजली देगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार सहित इन राज्यों ने किया है स्कूलों को खोलने का ऐलान। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश भर में स्कूल कॉलेज बंद है। वही कोरोना की पहली लहर मंद पड़ने के बाद कुछ राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले गए थे, लेकिन दूसरी लहर ने फिर ताला डालने पर मजबूर कर दिया है। अब दूसरी लहर धीमी पड़ने से और तीसरी लहर आने की आशंका के बीच सबके मन में ये सवाल है कि स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे। वही पेरेंट्स की कई संस्थाएं भी उनके इलाकों में स्कूलों को खोलने की मांग कर रही है जहां कोविड का प्रकोप खत्म या फिर बहुत कम है। वह स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकारों का क्या मूड है ये भी हम आपको बता देते हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों के संचालन को क्रियान्वित करने का सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए यहाँ पर एक्शन प्लान की रूपरेखा निर्धारित यहाँ पर की जा चुकी है। इसके अलावा बिहार में 6 जुलाई से अनलॉक 3 समाप्त हो रहा है। इसके बाद शैक्षणिक संस्थानों को खोलने जाने की तैयारियां प्रारंभ हो गई है। हालांकि इस पर अंतिम मोहर
आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लगेगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। वही बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 6 जुलाई से राज्य के अंदर शैक्षणिक संस्थान चरणबद्ध तरीके रूप से यहाँ पर खुलने लगेंगे। इसके लिए खाका भी तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को ऑफलाइन क्लासेस इनकी शुरू की जाएगी। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। वही तीसरे चरण में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल बिहार के अंदर खोले जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अब स्कूल कॉलेज को खुद सरकार यहाँ पर दोबारा खोलने के लिए तैयार है। शासन के आदेश के बाद 1 जुलाई से स्कूल फिर से खुलेंगे और एडमिशन आदि से जुड़े प्रशासनिक काम यहाँ पर शुरू होंगे। वही कोरोना संक्रमण के खतरों को देखते हुए राज्यों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर अब वायरस में जो मामले हैं उनमें कमी को देखते हुए सरकार द्वारा स्कूलों को यहाँ पर खोला जा रहा है। वही कोरोना के कम होते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से स्कूलों को खोलने की सरकार यहाँ पर सोच रही है। वही 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे, मगर प्रशासनिक काम के लिए ही ये होंगे। फिलहाल शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही ये स्कूल यहाँ पर खुलेंगे, यानी इनको ही सिर्फ स्कूल आना होगा। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने भी 1 जुलाई से स्कूल कॉलेज को खोलने का मन बना लिया है। 50% उपस्थिति के साथ कक्षाएं यहाँ पर चल सकती है। वही सुबह और शाम 2 बेंच में कक्षाएं चलने की यहाँ पर योजना बनाई गई है, चलाने की योजना की गई है। कक्षा 9 से 9वीं और 10वीं कक्षाएं ऑनलाइन यहाँ पर लगेगी। वही आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से अगस्त से स्कूलों को खोलने की तैयारी में आंध्र प्रदेश सरकार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को अगस्त से 50% कक्षा शुरू करने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए स्कूलों को खोलने की संभावना पर विचार करने की बात कही है। हालांकि अभी सिर्फ उन्हीं गाँवों में स्कूल खोलने का प्लान है जहाँ कोविड के मामले नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था की सेहत को केंद्र सरकार की राहत। हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ का किया है ऐलान। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगातार प्रभावित रही अर्थव्यवस्था को सरकार ने सोमवार को राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज की गारंटी की योजना का ऐलान किया। उन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ पर की है। राहत पैकेज का ऐलान करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें 4 बिल्कुल नए हैं और 1 हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खास तौर पर है। वही कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना और हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर घोषित किए जा रहे हैं। वही राहत पैकेज में केंद्र सरकार ने बच्चों पर काफी फोकस यहाँ पर किया है। वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि अस्पतालों में बाल चिकित्सा और बाल चिकित्सा बेड्स के लिए 23,220 करोड़ रुपए मुहैया करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कई एक्सपर्ट दावा कर चुके हैं कि तीसरी लहर में बच्चे काफी प्रभावित होंगे। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बच्चों के लिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े जो तैयारियां है उसको करने में लगी हुई है। वही पिछले 1.5 साल से भारत की अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस की वजह से काफी भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। वही केंद्र सरकार ने कोरोना की पहली वेव के बाद राहत पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए पिछले साल मई महीने में 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का यहाँ पर पैकेज दिया था, जिसमें जीडीपी के तकरीबन 10% वो पैकेज था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब आसानी से पहचान सकेंगे असली और नकली गहनों का अंतर। 1 जुलाई से ज्वेलरी बेचने के लिए यूआईडी होगा अनिवार्य। अक्सर ज्वेलरी खरीदते समय लोग असली और नकली में पहचान नहीं कर पाते हैं। खासतौर पर छोटी दुकानों में बिल ना देने की वजह से ये काम और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब हर आभूषण की पहचान होगी। इससे ज्यादा फायदा गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाले लोगों को यहाँ पर होगी। सरकार ने नए नियम बनाए, जिसके तहत अब 1 जुलाई से हर नंग की विशिष्ट पहचान यानी यूआईडी बनवाना अनिवार्य होगा। इसमें ज्वेलर का कोड और नंग की पहचान की डिटेल इसमें दर्ज होगी। इसे ज्वेलरी कब बनी और कहाँ खरीदी गई, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। इस यूआईडी को BIS द्वारा बनाया जा रहा है। मोबाइल ऐप में फीड कर गहनों से संबंधित सभी डिटेल को चेक किया जा सकता है। इससे गहने चोरी के तो ना है या फिर नकली असली की पहचान भी सामने इसमें आ जाएगी। इतना ही नहीं, यूआईडी के जरिए दुकानदारों को भी फायदा होगा। इससे वो जान सकेंगे कि इस यूआईडी की ज्वेलरी उन्होंने किस ग्राहक को बेची थी। वही सोने की शुद्धता की परख के लिए देश में यहाँ पर 256 जिलों में गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग यहाँ पर अनिवार्य हो गई है। जिन ज्वेलर्स के पास पुराने गहनों का स्टॉक है उन पर हॉलमार्किंग के लिए सरकार ने 1 सितंबर का वक्त यहाँ पर दिया है। तब तक किसी भी व्यापारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल हॉलमार्किंग पर समय इसलिए बढ़ाया गया है ताकि जो ज्वेलर्स नए नियमों के हिसाब से अपने आप को जल्द से जल्द तैयार कर सके। वही देश के ज्वेलर्स ने कोविड के कारण मांग की थी कि इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप पे आ रहा है खास फीचर, वॉइस मैसेज भेजने का बदलेगा अंदाज।
फेसबुक के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम के कुछ फीचर लगभग मिलते जुलते हैं। जानकारी के अनुसार कंपनी इंस्टाग्राम का एक खास फीचर अब व्हाट्सएप में शामिल करने जा रही है। वही वेब बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप अपने वॉइस मैसेजिंग फीचर में वेब फॉर्म की टेस्टिंग यहाँ पर कर रहा है। वही व्हाट्सएप बीटा इन्फॉर्मेशन ने यहाँ पर कहा है कि व्हाट्सएप नए और आने वाले फीचर को ट्रैक और टेस्ट यहाँ पर करता है। वही वेब फॉर्म के फीचर यहाँ पर इंस्टाग्राम में पहले ही मौजूद है, जिसमें वॉइस रिकॉर्ड करते समय रियल टाइम वेब फॉर्म का पता यहाँ पर चल जाता है। वही ये यूजर्स को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने से पहले उसे रोक कर चेक करने का विकल्प इसमें मिलता है, जो अभी व्हाट्सएप पर मौजूद नहीं है। वही व्हाट्सएप पर आने वाले ये नए फीचर जल्दी यूजर्स को और से यहाँ पर व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये नया फीचर जल्दी शामिल कर सकता है। वही वेब बीटा इन्फो ने नोट किया है कि व्हाट्सएप का ये फीचर है जो टेस्टिंग के लिए बीटा वर्जन के लिए यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। वही व्हाट्सएप ने हाल में एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप यूजर किसी भी वॉइस मैसेज को तेज स्पीड या फिर कम स्पीड से वो सुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गरीब दलित परिवारों को 10-10 लाख रुपए देगी तेलंगाना सरकार, सशक्तिकरण पर खर्च करेगी 40,000 करोड़। तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी दलित परिवारों को दलित सशक्तिकरण स्कीम के तहत 10-10 लाख रुपए बतौर आर्थिक सहायता के रूप में देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने इनके सशक्तिकरण के तहत अगले 4 साल में 40,000 करोड़ की राशि खर्च करने की बात यहाँ पर की है। इसके लिए योजना तैयार की है। ये फैसला रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में हुई दलित सशक्तिकरण की स्कीम पर हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इस साल इस योजना के तहत 119 विधानसभा सीटों से 100 परिवारों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। योजना के तहत इस साल 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि राज्य में कुल 11,900 परिवारों को 10-10 लाख रुपए की बतौर आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। सरकार की ओर से ये घोषणा यहाँ पर की गई है। ये राशि सीधे उन लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। वही 1190 करोड़ रुपए लाभार्थियों को यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस योजना के रखरखाव पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वही सीएम केसीआर ने जानकारी दी है कि दलित सशक्तिकरण नीति के तहत इस बजट में 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो सरकार 300 करोड़ और अतिरिक्त आवंटन करने के लिए तैयार है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पोस्टमैन घर पर देगा खास सुविधा, अब घर बैठे होगा बाइक और कार का इंश्योरेंस। कोरोना महामारी में इंडिया पोस्ट ऑफिस एक खास सुविधा लेकर आया है, जो अगले महीने से देश भर में शुरू हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस की इस खास सुविधा में आपको घर बैठे बाइक और कार का इंश्योरेंस कराने का मौका मिलेगा। वही इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए पोस्टमैन आपके घर आएगा और जरूरी कागजी कार्रवाई करके आपको बाइक और कार का इंश्योरेंस मुहैया कराएगा। वही आम लोगों को ये खास सुविधा देने के लिए इंडिया पोस्ट ने 2 बीमा कंपनियों के साथ करार किया है, जिसमें पोस्टमैन आपके घर आकर वाहन की कंडीशन चेक करेगा और जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद आपको वाहन का इंश्योरेंस देगा। वही पोस्ट ऑफिस के एक अधिकारी के अनुसार फिलहाल इस सुविधा का लाभ केवल प्रयागराज और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में यहाँ पर दिया जाएगा। अगर ये सुविधा सफल रही तो इसके लिए जो ये सुविधा है देश के दूसरे शहरों में शुरू की जाएगी। इसके लिए आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क आपको कराना होगा और आपको 155299 पर कॉल करना होगा और आप पोस्टमैन को अपने घर बुलाना होगा, जहां पोस्टमैन आपको जरूरी जो औपचारिकता है वो बीमा पॉलिसी से संबंधित बात यहाँ पर आपके घर बैठे आपको मुहैया करा देगा। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। तो देश के 18 राज्यों में भारी बारिश का आशंका, उत्तराखंड में येलो अलर्ट हुआ है जारी। देश के कई राज्यों में मानसून के मेघ बरस रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण कई प्रांतों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अभी भी मानसून आने की लोग बाट जोड़ रहे हैं। वहीं पछुआ हवाओं ने साउथ वेस्ट के मानसून की गति को प्रभावित कर दिया है। इसके कारण इन राज्यों में मानसून लेट हो गया है। फिलहाल भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, कर्नाटक, मराठवाड़ा और आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और केरल, कोंकण, गोवा और गुजरात, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और पश्चिम हिमालय में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, तो कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश भी हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल में जोरदार बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी और नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है और इसके कारण यहाँ पर तेज बिजली कड़कने के साथ साथ बिजली यहाँ पर गिर भी सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वैसे मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली वालों को मानसून का इंतजार जुलाई तक करना पड़ेगा, यानी जुलाई में मानसून की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन दिल्ली, एनसीआर में गर्मी बढ़ेगी। वह राजधानी का तापमान तो 40 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। कई लोग उमस का यहाँ पर सामना लोगों को अभी करना पड़ेगा। हालांकि बीच बीच में प्री मानसून गतिविधियां दिल्ली में जारी रहेगी।
वही स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। वही केरल में तेज बारिश होने की संभावना है, जबकि यूपी, एमपी और बिहार में बरसात तेज हो सकती है। कहीं कहीं बिजली भी यहाँ पर चमक सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक हालांकि भारत में अभी कई हिस्सों में अभी मानसून नहीं आया है, लेकिन 1 से 20 जून के पूरे देश के 41% से ज्यादा इलाकों में बारिश हो चुकी है।